सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां सर हम रिवाइज करेंगे एसए 700। एसए 700 आपका पहला स्टैंडर्ड है ऑफ द 700 सीरीज। और मैं बताऊं, कहीं ना कहीं ये जो ऑडिट रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑडिट रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग वाले पार्ट से आप कहीं ना कहीं मान सकते हो 10 से 12 नंबर की वेटेज आपके एग्जाम में रहने ही रहने वाली है, एंड वेरी वेरी इजी टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है सर। तो रिपोर्टिंग वाले पार्ट से सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसने हमारे पास अटेंडेंस लगाई, दैट इज एसए 700। सर ये क्या कहता है? ये 700 नहीं है, ये है ओ फॉर ओपिनियन। ओ फॉर ओपिनियन यानी फॉर्मिंग एन ओपिनियन, और ओपिनियन घर मत ले जाना, रिपोर्ट करके जाना। रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर एक बात बताओ, हमारा एक स्टैंडर्ड बनाया क्यों जिसमें हमने फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की बात की, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होना चाहिए, ताकि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब एक जैसी लगे। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब एक जैसी लगे, कहीं ना कहीं दोनों सब में कंपेरेबिलिटी हो और कंसिस्टेंसी हो। तो ये कह रहे हैं इट डील्स विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। जब सबका फॉर्म एंड कंटेंट सेम होगा तो सब कंसिस्टेंट होंगी। अगर सब कंसिस्टेंट है तो आप इनको कंपेयर कर पाओगे, अच्छा इसमें ये ओपिनियन, अच्छा इसमें ये ओपिनियन। सो कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबली। ठीक है सर। इससे क्या होता है, मैंने कहा इससे साथ ही साथ आपने एक थर्ड पॉइंट और ध्यान रखना था, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट। सर वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दोगे टू द यूजर्स। तो तीन बातें ध्यान रखना, फॉर्म एंड कंटेंट बताएगा, उससे क्या होगी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी। थर्ड पॉइंट में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देके यूजर्स के लिए वैल्यू बताई। अब कंसिस्टेंसी ने दिए दो बच्चे। सर दो बच्चे कौन से थे कंसिस्टेंसी के? ये कहता है कि हमें कंसिस्टेंसी तो प्रमोट करनी है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है यानी जो भी इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन है उनके सर्कमस्टेंसेस भी कवर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कंपनीज एक्ट भी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, तो वो भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। साथ ही साथ कहता है कंसिस्टेंसी से क्या आएगी, क्रेडिबिलिटी आएगी। जब यूएस के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स भी उनकी ऑडिट रिपोर्ट से मिलती जुलती है, तो ग्लोबल मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। एंड लास्ट में कहता है इट प्रमोट्स द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। जब आप रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर डालते हो तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बना दी, और शॉर्ट समरी में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई। सबसे पहले सर क्या आता है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फिर ये कहता है हमें प्रॉपर बैलेंस रखना है, कंटेंट क्योंकि सबका सेम है, तो कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी। थर्ड पॉइंट मत भूल जाना, टू ऐड वैल्यू इन द ऑडिट रिपोर्ट यू नीड टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। कंसिस्टेंसी ने दिए दो बच्चे, सर क्या, इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी इंडिविजुअल ज्यूरिसडिक्शन है उसके पॉइंट्स कवर कर लेना। साथ ही साथ इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ग्लोबली आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब इसी के ऊपर सर हमने क्या किया था, इसी के ऊपर हम गए थे क्वेश्चन बैंक पे। और जब आप क्वेश्चन बैंक पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी में 21 का इसी पे बात करता है, यही पूरा का पूरा सेम टू सेम आंसर लिखा है। कहता है हमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो जो आपको भी 5 पॉइंट सिखाए वही आपने एकदम स्ट्रक्चर में यहाँ पे कवर करके चलने हैं। डन डना डन 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 सर। अब इसके बाद हमने रिवाइज करी ऑडिट की साइकिल। सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, ऑडिट की साइकिल रिवाइज कराओ। सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं, भरतनाट्यम नहीं सर, ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होती है, टेस्टिंग। प्रोसीजर्स करके क्या मिलता है, एविडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन पे ओपिनियन को रिपोर्ट। अब सर हम कंक्लूड क्या करते थे, क्या हमको रीजनेबल एश्योरेंस मिली दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको लिखने का एक और लहजा, क्या मैं रीजनेबल एश्योरेंस को बोल सकता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस? यस सर। क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बोल सकता हूं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियल? यस सर। ये चेक करो वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। एंड साथ ही साथ ये कहता है कुछ इवैल्यूएशन भी कर लेना। तो अगर आई से आपसे पूछे कंक्लूजन में क्या कंसीडर करोगे, तो तीन चीजें कंसीडर करते हैं सर, क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, प्लस हम कुछ इवैल्यूएशंस करके चलते हैं। और आखिरी में आप अपना ओपिनियन देते हो कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही बने हैं जैसे बनने चाहिए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही बने हैं जैसे बनने चाहिए थे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये चीजें हमको ऑलरेडी आती थी, हमने रिवाइज कर ली। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक दे रखा है ऐसे 700 में, वो कहता है फैक्टर्स टू रीच द ऑडिट कंक्लूजन। तो
तो रीच द कंक्लूजन के पहले इन्होंने ओपिनियन की बात की कि सबसे पहले तो ऐसे 200 में जो आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो उसको लिख दो कि ओपिनियन बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ओपिनियन बनाने के लिए ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हमने जो कंक्लूजन किया इसमें दो बातें क्या कंसीडर करी, ये पीली वाली, इन्हीं पीली वाली बातों को एक्सपेंड कर दो। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला एज पर एस ए 330। मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है मतलब वेदर द इनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल एज पर 450। साथ ही साथ कुछ इवैल्यूएशंस देखनी है कि क्या एएफआरएफ के हिसाब से बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंसीडर करोगे ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यू नीड टू कंसीडर सम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कहीं इसमें मैनेजमेंट की बायसनेस तो नहीं। अब सर इसी के ऊपर हम सबने किया क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। Messrs S and Associates are the statutory auditor. They have completed the audit and in the process of framing the opinion. अब ये अपना ओपिनियन बनाने वाले हैं। कौन सा ऐसे लगेगा सर? ऐसे 700 लग जाएगा, ठीक है। मिस्टर के द एंगेजमेंट पार्टनर वांट्स टू कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड और एरर। तो ये कह रहे हैं हमें क्या करना है, कंक्लूड दो चीजें, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो बताओ कंक्लूजन में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। तो सर कंक्लूजन से पहले आप ओपिनियन का इंट्रोडक्शन दे देना, कुछ नहीं है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो आप ऐसे 200 में वही आपने यहां पे लिखना है, ठीक है सर। इसके बाद कंक्लूजन में 3 चीजें आएंगी, रीजनेबल एश्योरेंस का ऑल्टरनेटिव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, और साथ में इवैल्यूएशंस की बात कर देना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं, प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट बायस। क्लियर है पॉइंट्स? कम ऑन एवरीवन, डन सर। अब आओ मेरे साथ, अब आओ सारे बच्चे मेरे साथ। हमने लास्ट टॉपिक कौन सा कवर किया? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब इसी के ऊपर हम पूरी की पूरी बात करते हुए चलेंगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यहां पे पहली बार पढ़ रहे हो या इससे पहले पढ़ चुके हैं? सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा एसए 260 में। एसए 260 में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वो होते हैं जो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। डील डन? डन सर। अब पॉलिसी क्या रखनी है, एस्टीमेट क्या रखनी है, डिस्क्लोज क्या करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट की जजमेंट पे। दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट की जजमेंट। तो सबसे पहले आप बोलोगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बात कहां हो रखी थी? ऐसे 260 में। दोनों पॉइंट्स हो गए। अब जजमेंट अगर बैड है, इफ द जजमेंट इज बैड, तो मैंने कहा बी फॉर बैड, बी फॉर बायसनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट है जजमेंट से रिलेटेड, ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल बायसनेस इन द मैनेजमेंट जजमेंट। ठीक है सर। फिर हमने इसमें कुछ एडिशन की थी कि अगर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, सो ऑडिटर में कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब मेरे से एक बच्चा पूछता है सर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के एग्जाम्पल देके बताओ। 2 एग्जाम्पल है सर। क्या? मैं मिसस्टेटमेंट करेक्ट कराने ले गया तो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, मैनेजमेंट ने वो मिसस्टेटमेंट तो करेक्ट कर दी जिससे अर्निंग्स बढ़ती हैं, बट वो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं करी जिससे अर्निंग्स घटती हैं। तो सर अगर मैनेजमेंट सेलेक्टिव करेक्शन कर रही है मिसस्टेटमेंट की, यानी न्यूट्रलिटी की कमी है, बायस्ड है। दूसरा, मैनेजमेंट की बायसनेस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये लोग हमेशा लोअर प्रोविजंस बनाते हैं ताकि हायर प्रॉफिट्स दिखा सकें। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। अब इसी से मैंने रिलेट कर दिया लास्ट पॉइंट कि सर एसए 540 डिस्कस करता है मैनेजमेंट की बायसनेस के बारे में इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, अगर मैनेजमेंट बायस्ड है, इफ द मैनेजमेंट इज बायस्ड, क्या इसका ये मतलब है सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में गड़बड़ होगी? नहीं सर। हो सकता है कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट ठीक भी हो, बट अगर मैनेजमेंट बायस्ड है तो क्या ऑडिटर ये कंक्लूड कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है? कैन आई कंक्लूड एज अ ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड? आंसर इज यस। ये आप कंक्लूड कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट बायस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो यही बात यहां लिख रखी है, इंडिकेटर ऑफ द बायस डज नॉट मीन कि इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर मिसस्टेटेड। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टीमेट्स ठीक भी हो, बट it may affect the evaluation whether the financial statements are free from material misstatement। बात समझ आई? नहीं आई? आ गई सर। तो चारों के चारों पॉइंट्स को एकदम लिंक करके चलना। सर कैसे? क्वेश्चन क्या था?
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये किस पे डिपेंड करते हैं? मैनेजमेंट की जजमेंट। कहां पे डिस्कशन है? एसए 260 में। अगर मैनेजमेंट की जजमेंट बी फॉर बैड है तो उसमें क्या है? बी फॉर बायसनेस, पॉसिबल बायसनेस इन द मैनेजमेंट जजमेंट। अब बायसनेस के अंदर इन्होंने कहा लैक ऑफ न्यूट्रलिटी प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैन मेक अस बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के दो एग्जांपल बताओ, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट। दूसरा एग्जांपल बताओ, पॉसिबल बायस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसी से लास्ट पॉइंट आ जाएगा, एसए 540 टॉक्स अबाउट बायस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। डन 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 सर। अब मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर भी आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछ रखा था? हाँ सर। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइम पास करता है। लास्ट लाइन पढ़ो, एडवाइज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो पूरी डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ करी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल आरटीपी May 20, एक्सप्लेन एंड एनालाइज। क्या पूछा? इंडिकेटर्स ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी विद एग्जांपल। कुछ नहीं करना आपने, सीधा सीधा जो दो एग्जांपल मैंने आपको बताया बस उतना करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर यहां पे एक और एग्जांपल दे रखा है, वो क्या कह रहा है? मैंने आपको ऐसे 265 पढ़ाया था। हाँ सर। 265 में एक बात बताओ, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एक डेफिशिएंसी से होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी से भी हो सकती है? सर आपने उसकी डेफिनेशन में सिखाया था डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसियां, जो ऑडिटर की नजर में टीसीडब्ल्यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक और एग्जांपल उन्होंने कवर कर रखा है, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसी वेयर द ऑडिटर बिलीव्स इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो यहां पे भी इसको आप एज अ एग्जांपल यहां पे डाल के चल सकते हो। वेरी वेरी गुड ईशा। ठीक है सर। तो यहां पे हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निपट गए। अब सर अगला क्वेश्चन, उससे पहले पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। एवरीवन ऑल सेट? कम ऑन रेडी सर। अब आओ, नेक्स्ट टॉपिक कहता है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर। सर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन यानी, तुम ऊपर इवैल्यूएशन वाले टॉपिक में ना ऊपर से बातें कर रहे थे, मैनेजमेंट की जजमेंट, एसए 260, बायसनेस। स्पेसिफिकली ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में? सर स्पेसिफिकली ऑडिटर इवैल्यूएट करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। 3 चीजें ऑडिटर इवैल्यूएट करके चलता है स्पेसिफिकली इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो यही 3 चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड। फिर इसी लाइन को यहां पे ले आओ, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड एप्रोप्रिएट। तो 2 पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर दी और जो अकाउंटिंग पॉलिसी उठाई है वो एज पर एफआरएफ उठाई है एंड एप्रोप्रिएट है। तो अगर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है तो हमारी पॉलिसी उसी के हिसाब से बनी है। AS2 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की पॉलिसी के बारे में बात करता है तो हमने उसी के हिसाब से काम किया, यानी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ और एप्रोप्रिएट है। ठीक है सर। अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 पॉइंट हो गए। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे होने चाहिए? अनरीजनेबल या रीजनेबल? रीजनेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर कम होने चाहिए या एडिक्वेट होने चाहिए? एडिक्वेट। तो तीनों के तीनों पॉइंट डन। अब डिस्क्लोजर के 2 बच्चे कौन से थे? इंफॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजी। जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आपने अकाउंट्स में भी बात पढ़ रखी है, इट शुड बी क्योर मतलब कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल। वेरी गुड। टर्मिनोलॉजी इनएप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट। हम फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे PPE। ठीक है दोस्तों? ठीक है सर। फिर हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एफआरएफ 2 तरीके के होते हैं। एक बड़े रिजिड होते हैं। सर रिजिड मतलब कहते हैं चुपचाप एफआरएफ फॉलो करो, कुछ एडिशन कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जो कहता है चुपचाप एफआरएफ से कंप्लाई करो, उसको कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है सर। दूसरा एफआरएफ बड़ा फ्लेक्सिबल है, कहता है एफआरएफ से तो काम करेंगे बट आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कुछ ऐड कर लो या कुछ माइनस कर लो। यानी यू कैन गिव एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर फेयर प्रेजेंटेशन, या फिर एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में यू कैन डिपार्ट फ्रॉम द एफआरएफ, यानी आप कुछ चीजें माइनस भी कर सकते हो। तो सर ये इतना फ्लेक्सिबल एफआरएफ कौन सा है? ये है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो ये कहता है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में 2 पॉइंट और ऐड कर देना। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम कंसीडर करेंगे OPSC ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। OPSC का मतलब है ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। फिर देखो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं या नहीं।
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 इन योर क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल, आरटीपी मई 22, एमटीपी अक्टूबर 21, मार्च 23, तो ये स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के साथ प्लीज काम चोरी मत करना। इजीली 5 में से 5 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक हमारा फॉर्मिंग एन ओपिनियन वाला पार्ट कवर हो गया था? यस और नो? यस सर, हमने यहां पे फॉर्मिंग एन ओपिनियन वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया। बस इसमें एक चीज और दे रखी है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। जब भी लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप ओपिनियन मॉडिफाई करोगे, अगर लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो जैसी रिपोर्ट बनती थी वैसी बनेगी, यानी अनमॉडिफाइड ओपिनियन बनेगा। अब सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो जनरल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यानी टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। पानी के 2-2 घूंट लगाएंगे और चैट बॉक्स पे लिखेंगे रेडी। कम ऑन। यस सर, ऑल सेट। अब मुझे बताओ एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में हमने क्या क्या सीखा। सर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल में क्या लिखा होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर आता है एड्रेसी। ये रिपोर्ट आप किसको एड्रेस कर रहे हो, किसके लिए रिपोर्ट बना रहे हो? सर जनरली उनके लिए बनाई जाती है जो लोग आपको अपॉइंट करते हैं। अगर मैं फर्म की बात करूं तो आप पार्टनर्स को एड्रेस करोगे, सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो आप सोल प्रोप्राइटर को एड्रेस करोगे, कंपनी की बात करूं तो आप उसके मेंबर्स को एड्रेस करोगे, यानी इट इज एड्रेस टू दोज फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है सर। फिर हमने बात करी ऑडिटर के ओपिनियन की। सर ऑडिटर के ओपिनियन में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो एंटिटी का नाम जिसका ऑडिट हुआ है, आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। फिर आप बताओ स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। अब सामने वाला बंदा सोच रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है, तो बताओ टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगले 2 पॉइंट्स क्या थे? ऊपर देखो नीचे देखो, क्योंकि भूल जाओगे ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या आता है? डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे क्या आता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे आता है नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसी के ऊपर हमने 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पक्का करे थे। सर क्या यहां पे क्वेश्चन 6 और 7 रीड कर लेना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या आएगा, तो जो 5 बातें बताई वो डायरेक्टली यहां पे आ जाएंगी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है ड्राफ्ट द ओपिनियन पैरा। अब सर ओपिनियन पैरा में ड्राफ्ट जब आपको करना है तो आप सीधा सबसे पहले क्या बोलोगे? हम बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिंगस्टन लिमिटेड। क्या एंटिटी का नाम आ गया? आ गया सर। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेकंड पार्ट आ गया कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया। हाँ, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है वो बताना पड़ेगा, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो थर्ड पॉइंट कहता है बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स। ठीक है, नोट्स वाला पॉइंट था जो नीचे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या होती है? डेट। तो कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट्स को जोड़ के आपने लाइन बना ली, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस एंटिटी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। बस इतनी सी बात बता देना। ये बेसिक 5 बातें बता दी सर। अब अपना ओपिनियन दे दो। इन अवर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। यहां पे एप्लीकेबल एफआरएफ क्या? अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल इन इंडिया। ठीक है, अब ट्रू एंड फेयर व्यू किसका देता है? स्टेट ऑफ अफेयर्स और पीएनएल। बैलेंस शीट के केस में स्टेट ऑफ अफेयर्स, पीएनएल के केस में पीएनएल। ठीक है, सो लास्ट बार एक बार सेकंड पैरा मेरे को रिकॉल करा दो। इन अवर ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू in conformity with the applicable FRF. Applicable FRF यानी accounting principles, accounting standards which are generally acceptable in India. किसका true and fair view? बैलेंस शीट true and fair view देती है कि किस तरह से एंटिटी के अफेयर्स चल रहे हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स। पीएनएल किसका ट्रू एंड फेयर व्यू देता है? ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आपको बनाना आ गया किस तरह से ओपिनियन बनता है? यस सर। अब आ जाओ आगे। यही आपका ड्राफ्ट ऑफ ओपिनियन मैंने आपके नोट्स में भी दे रखा है, रीड कर लेना। अब आते हैं सर फ्रेजेस फॉर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो कैसे दे सकते हो? 2 ऑप्शन है। या तो आप बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, या आप बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। बस इतनी सी बात है। सर इन दोनों में से बेटर कौन सा है? कोई नहीं, दोनों इक्वल है, बोथ आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट। अच्छा सर, क्या ऑडिटर कंडीशनल ओपिनियन दे सकता है? क्या ऑडिटर कंडीशनल ओपिनियन दे सकता है? माय ओपिनियन इज विद कंडीशन टू दिस? नो, कभी भी आप कंडीशन ओपिनियन नहीं दे सकते। यानी आप इस तरह के फ्रेजेस यूज नहीं कर सकते विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन। फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन मतलब ओपिनियन तो ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है,
चुपचाप जो बताना है सीधा सीधा यही बताओ। सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट टू, तो फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्ट टू जैसी टाइम पास आप नहीं कर सकते, इससे आपका ओपिनियन वीकन होता है, इससे आपका ओपिनियन कमजोर होता है, मॉडिफाइड की फील देता है। ये सब फ्रेजेस आप अवॉइड करके चलोगे। ये वाला पार्ट एक बार रीड करके अब आ जाओ बेसिस फॉर ओपिनियन। हमने किस बेसिस पे अपना ओपिनियन दिया? सर हमने अपना ऑडिट किया एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन में आती है। सिर्फ स्टैंडर्ड से काम करना काफी नहीं है, आपके अंदर एथिकल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। तो आप एक स्टेटमेंट दोगे कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं और हमने फुलफिल करी है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट में किस एविडेंस के बेसिस पे रिपोर्ट दी? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो याद रखना चारों के चारों एस हमको हेल्प करते हैं इन फ्रेमिंग द बेसिस फॉर ओपिनियन। सा 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 उदित नारायण जी करते हैं ना, सा 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 का क्या मतलब है? सबसे पहले एस ए यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। उस ऐसे के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सेक्शन ऑफ रिपोर्ट में आएगी। सिर्फ ऐसे से कंप्लाई नहीं करना, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, तो इसका स्टेटमेंट आएगा। और आखिरी में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है मित्रों, ठीक है सर। तो ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया, कौन से फ्रेजेस एप्रोप्रिएट होते हैं अभी हमने कवर कर लिया। अब आओ क्वेश्चन 11 पे। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा? सा 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 सा। वापस एक बार रिवाइज करो, सा 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 क्या था? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आती है। एंड लास्ट में मैंने क्या बोला? लास्ट में मैंने क्या बोला सर? लास्ट में आपने बोला सिर्फ स्टैंडर्ड्स नहीं, एथिक्स से भी कंप्लाई करना है, हमें एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस से भी कंप्लाई करके चलना है। अब सर क्या हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन का भी पैरा ड्राफ्टिंग के लिए आ सकता है? आ सकता है। आपके स्टडी मटेरियल में इन्होंने एग्जांपल डाल रखा है। तो अब इसको पैराग्राफ को ड्राफ्ट कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, सारे एस को मिला दो। सबसे पहले बोलो हमने अपना ऑडिट किया एज पर द एस फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर बताओ कि कौन से सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है। तो बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दो स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ एफएस। कम ऑन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ एफएस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। दो एस हो गए। तीसरा स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया। एंड चौथा एस, मेरा एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। तो चारों एस को मिलाओ, बेसिस फॉर ओपिनियन तैयार। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए, एकदम फ्री के नंबर है, लेके जरूर आना। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, अब आ जाओ मेरे साथ आगे। सर बेसिस फॉर ओपिनियन भी हो गया, कैसे बेसिस ऑफ ओपिनियन ड्राफ्ट करना है वो आपके क्वेश्चन बैंक में भी, यहां पे भी मैंने एक छोटी सी समरी दे दी। ठीक है सर। फिर गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग इज सेम, डिट्टो सेम जो हम ऐसे 570 में बढ़ते हैं। कैम वाला पार्ट हम नेक्स्ट रिवीजन में करेंगे। अब आओ मेरे साथ, अदर इंफॉर्मेशन वाली बात ऐसे 720 में आती है, सीए फाइनल लेवल पे आता है, डोंट वरी अबाउट इट। अब आता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला पार्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना, बट इसका रेलिवेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 वो मैं आपको करा देता हूं। आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 कहता है ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट। तो आप एक ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो, एकदम डिटेल में नहीं जाना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मैंने कहा 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट क्या लगाती है? कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। तो आप बोलोगे इंटरनल कंट्रोल जो लगता है उसको नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पड़ी थी? गोइंग कंसर्न। कहीं ना कहीं इनका काम है टू असेस द गोइंग कंसर्न, एंड जहां गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है इस चीज को प्रॉपर्ली वो डिस्क्लोज करके चले गोइंग कंसर्न में क्या क्या आएगा। तो मेनली आपने देखना है 3 चीजें आएंगी सर। 3 चीजें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड गोइंग कंसर्न वाला पार्ट कहीं ना कहीं इसका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न को असेस करो एंड साथ ही साथ उसको यूज करके चलेंगे, साथ ही साथ उसको यूज करके चलेंगे। लास्ट पार्ट कहता है ऑल्सो स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 210 फॉर द ऑडिटर टू एग्री द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं बताऊं ऐसे 210 में भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी थी कि आप एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करोगे, वहां पे भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या थी सर? PPFS as per the applicable FRF, preparation and presentation of financial statement as per applicable FRF, design the internal control so that the financial statement are free from material misstatement, और तीसरा क्या था? प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो क्या ये बात हमने ऐसे 210 में पढ़ रखी है? हाँ सर। तो यही सेम टू सेम लाइन लिखनी है, ऐसे 210 ऑल्सो रिक्वायर्स द ऑडिटर टू मेंशन द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंगेजमेंट लेटर। ये बात आपको एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न एग्रीमेंट में लिख लेनी चाहिए।
कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर, पुराना वाला जो चीज पढ़ रखी है बस उसको 3 पार्ट में बांटा, एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, गोइंग कंसर्न असेस करना, दैट्स इट। ठीक है सर। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट जब कर लिया, फिर हम बड़े आगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ये लोग हमसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा करवा ले, हाँ, तो इसका भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 14। मुझे बताओ ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा या सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 का रिवीजन? फटाफट बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, व्हाट इज दिस? सर 134 सबसेक्शन 5 का रिवीजन है और कुछ भी नहीं है। 134 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इसने बोला द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स ऑफ 134 सबसेक्शन 5। अब 134 सबसेक्शन 5 के जो भी मैटर्स हैं, इसका मैंने आपको एकदम बढ़िया वाला टेक्निक बता दी थी कि 134.5 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग पोर्स। अकाउंटिंग पोर्स का मतलब है पी फॉर पॉलिसी, ओ फॉर ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, आर फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ई फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो ताकि जो आपके एसेट्स हैं ये कहीं ना कहीं सेफगार्डेड रहें, फ्रॉड और एरर ना हो। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए। तो ये एकदम बेसिक बात है जो हमारा लॉ का रिवीजन हो जाता है। फिर मैंने कहा था सीज का मतलब था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये कहीं ना कहीं एडिक्वेट होने चाहिए, इफेक्टिवली ऑपरेट करने चाहिए। एंड लास्ट में दूसरा सी कौन था? जीसी बोले तो गोइंग कंसर्न को असेस करो, गोइंग कंसर्न को फॉलो करो। अब आओ मेरे साथ, मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट क्वेश्चन बैंक से गो थ्रू करा देता हूं। सबसे पहले कहता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर पोर्स में और क्या क्या आ जाएगा सर? पोर्स में हमारे पास आ जाएगी अकाउंटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, सेलेक्ट एंड इंप्लीमेंट द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ओ से क्या था? ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। आर से क्या था? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहां गया? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सो दैट एसेट्स आर सेफगार्डेड, फ्रॉड्स वगैरह ना हो। फिर आता है ई से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर रीजनेबल, एंड एस से क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके चलने हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास सवाल आएगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा बना के दिखाओ, तो ये सारी चीजें आएंगी। बट अगर सवाल पूछता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फिर आप ये वाली बातें बताओगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आपने बता के चलना है। ठीक है बॉस? ठीक है सर। अब इसके बाद आ जाओ मेरे साथ, ये वाला बात हो गई। अब आता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपने अगर चाहो तो पूरा का पूरा जो आईसीएआई ने थोड़ा थोड़ा रायता फैला रखा है, इसको आप स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना, जो बातें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं वही की वही लिखी हैं। बट अगर आपसे ये इसका पैरा पूछ ले, डरना मत, कुछ नहीं है। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और उसके बाद रिपोर्ट इशू करो। अब इनमें से कौन से 2 वर्ड्स है जिनको आपने एक्सपेंड करना है? सर एक तो रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन कर दो, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिफाइन कर दो, आपका पूरा आंसर रेडी हो जाएगा। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी कि भाई हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? These are considered material if they can influence the economic decisions of the users, जो हम ऐसे 320 में भी पढ़ते हैं। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपेंडिक्स एक्स में मिल जाएगी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद हमने लगा दिया, उसका पेज नंबर वगैरह दे देना। डील डन सर। अब आओ मेरे साथ सर, आपने एक बात बोली थी जब आप हमको बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ा रहे थे, तो उसमें 4 एस आते थे। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एथिकल है। सारे बच्चे करो मेरे साथ, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एथिकल हैं। और लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ये जो सेक्शन वाली बात थी, सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट जहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होगी, ये सेक्शन कहां आएगा? मैंने कहा 3 ऑप्शन है, या तो ऑडिट रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है उसमें आ जाएगा, या ऑडिट रिपोर्ट के पीछे एज अ अनेक्जर, एज अ अपेंडिक्स आ जाएगा, या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, जिस वेबसाइट पे जाके आदमी या औरत जो भी है, मतलब यूजर, वो कहीं ना कहीं उसको रेफर कर ले। तो 3 चीजें हो सकती है, बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एज अ अपेंडिक्स या वेबसाइट का लिंक। इन तीनों में से आप किसी को भी फॉलो करके चल सकते हो। जो भी आपकी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर द लॉज रेगुलेशन, जो कि कंपनीज एक्ट वगैरह में लिखा है, उसको
उसका पैरा आ जाएगा। फिर ऑडिटर का साइन। अच्छा, जो ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी वो कितने नामों में होगी? 2 नामों में, ऑडिटर के नाम में, फर्म के नाम में। कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर आएंगे, मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन। यूडिन यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर यूडिन क्यों आता है? हमारा एक बच्चा था ना बड़ा प्यारा प्यारा, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, मान लो क्रिश। तो क्रिश इतना बदमाश है, इसने सोचा मैं बिना सीए करे अपनी सीए फर्म खोल लेता हूं, और इसने सारे क्लाइंट्स के सर्टिफिकेट साइन करने शुरू करे, सारे क्लाइंट्स की रिपोर्ट साइन करनी शुरू करी। अब ऑडिट तो मेरे से सीख ही लिया था, तो कहता है अब मैं ऑडिट करूंगा। तो एक बात बताओ, क्या क्रिश ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है? क्या वो रिपोर्ट पे ऐसे साइन कर सकता है? सर करना तो नहीं चाहिए, बट कई सारे सीएस कर रहे थे, और इसने देखा मार्केट में एक्चुअल में एक सीए क्रिश है, और उसका मेंबरशिप नंबर उठा के डाल देता था अपनी रिपोर्ट पे। अब बताओ पता कैसे चलेगा ये नकली रिपोर्ट है? पता कैसे चलेगा क्रिश एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? सर बड़ा डिफिकल्ट है। तो आईसीआई एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसका नाम है यूडिन। यूडिन क्या है? 18 डिजिट कोड है जो यूनिक होता है, हर बार आपको जनरेट करना पड़ता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने फोन पे। इससे क्या होता है, क्रिश जैसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो लोगों को लूट नहीं पाते। इट विल हेल्प टू कर्ब द माल प्रैक्टिस ऑफ द नॉन सीएस इम्पर्सोनेटिंग एज द सीएस। इससे क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट सिक्योर हो रहे हैं। सर हमें ये यूडिन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जनरेट करना है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के लिए। हर डॉक्यूमेंट के लिए मत करना कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए भी यूडिन कर रहा हूं, हर ऑडिट एविडेंस के लिए यूडिन कर रहा हूं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पे आप साइन करते हो उस पे बस यूडिन जनरेट करने की जरूरत है। लास्ट में मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट को सर डेट कब करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट को डेट कब करेंगे? जब 3 चीजें मिल जाए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं और मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। कम ऑन, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं और मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अगर ये तीनों चीजें हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये तो ऐसे बहुत बड़ा हो गया, ये तो ऐसे बहुत बड़ा हो गया, हमको कुछ जादू दिखाओ, हमको कुछ जादू दिखाओ जिससे हमको ये ऐसे हल्का हल्का लगे। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी, तुमको एक बढ़िया सा गिफ्ट देता हूं। जो रिवीजन अभी 25 से 30 मिनट में हुई है 5 मिनट में तुमको कवर करा दूंगा। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी, आओ मेरे साथ। मैंने पूरा का पूरा आपके लिए चार्ट बना दिया ऑफ ऐसे 700। आओ देखते हैं क्या कहते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करते हुए चलना, फील्ड में चलना, मजा आएगा। ऐसे 700 बात करता है फॉर्मिंग द ओपिनियन एंड कम्युनिकेटिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर, तो एक पार्ट हो गया फॉर्मिंग द ओपिनियन, एक हो गया एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले फॉर्मिंग द ओपिनियन की बात करते हैं। ओपिनियन के लिए हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि आप अपना ओपिनियन दे सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने हैं एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब ये कहता है रीजनेबल अश्योरेंस करते वक्त आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है। यही आईसीआई का क्वेश्चन भी आता है कि कंक्लूजन में क्या 3 चीजें आएंगी। तो सबसे पहले रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको आप बोलते हो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है यानी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियल, एंड तीसरी चीज थी इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन में 2 चीजें आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब ये आईसीआई का अगला क्वेश्चन कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और डिस्क्लोजर। ये डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट की जजमेंट पे, और इसकी बात है ऐसे 260 में। अगर जजमेंट बैड होती है तो उसमें हो जाती है बी फॉर बायसनेस। ये कहता है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैन लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के एग्जांपल, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल बायसनेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट, ऐसे 540 टॉक्स अबाउट द बायसनेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या पूरा टॉपिक कवर हो गया? हो गया सर। अब आता है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। स्पेसिफिकली आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या देखते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी उसको डिस्क्लोज करो, दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सेलेक्ट और अप्लाई करी है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है सर, अगला पॉइंट, अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल, डिस्क्लोजर एडिक्वेट। डिस्क्लोजर के 2 बच्चे, इंफॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजी। इंफॉर्मेशन शुड बी क्योर, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल। बोलो मेरे साथ, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल। टर्मिनोलॉजी शुड बी एप्रोप्रिएट। प्लस कहीं ना कहीं अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो तो ओपीएससी देख लेना, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। साथ ही साथ देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन ला रहे हैं कि नहीं। सारे बच्चे बताओ क्या ओपिनियन वाला पूरा का पूरा पार्ट क्लियर है? हाँ सर, इसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चंस कवर करा दिए फटाफट। कंक्लूजन में क्या आएगा, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन में क्या आएगा,
इवैल्यूएशन के बाद आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या आएगा और स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में क्या आएगा, पूरी की पूरी चीज डन। अब सर इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, एड्रेसी टू द मेंबर्स, पार्टनर्स और द सोल प्रोप्राइटर। ओपिनियन में 5 चीजें क्या आती हैं, एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आते हैं, उसके टाइटल लिखो, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर लिखिए डेट एंड पीरियड, नीचे लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स। बेसिस फॉर ओपिनियन मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जहां पे उसकी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है। देन स्टेटमेंट कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंट से कंप्लाई किया, एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। गोइंग कंसर्न ऐसे 570 कैम की बात हम अगले रिवीजन में करेंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान रखना, पीपीएफएस, इंटरनल कंट्रोल, गोइंग कंसर्न। उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, वही जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर रीजनेबल अश्योरेंस को डिफाइन कर देना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिफाइन कर देना और बोलना बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी अनेक्जर में लिखी है, वो किसी अनेक्जर वगैरह में लिखी है, काम खत्म। अब सर ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की लोकेशन क्या होगी, मेन बॉडी, एज अ अनेक्जर और ऑन द वेबसाइट। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द लॉ रेगुलेशन, साइन ऑफ द ऑडिटर, 2 लोगों के नाम में होगा, ऑडिटर के नाम में, फर्म के नाम में। 3 नंबर आएंगे, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडिन जो कि 18 डिजिट्स कोड होता है। प्लेस का मतलब है किस सिटी में साइन किया, डेट कब करोगे, जब 3 चीजें मिल जाए, एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो मैं आपको एक बात बोलूं ना, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस सॉल्यूशन की है बात, बस कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात है। और मैं बताऊं, जब तक सवाल है ऑडिटिंग का आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ एक बंदा खड़ा है जो भाई साहब इस सब्जेक्ट का रॉक स्टार है, ठीक है। सो एकदम मस्त तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, खुशी से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि किसी ने सही कहा है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।